हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मक्के के बारे में। पूरा क्रॉप एक एक करके पूरा पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा लंबा होगा वीडियो और कंटेंट काफ़ी हाई होगा। लेकिन ये है कि आज के पढ़ने के बाद से एक क्रॉप दूसरे बार कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होगा इसमें सारा इंक्लूडेड होगा। 95% का ये तो है कि इसमें सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आने का चांस है। अगर आएगा तो काफ़ी हाई लेवल का एग्ज़ाम अगर होगा किसी, तब उसमें पूछा जा सकता है, जैसे जीआरएफ का। नहीं तो नॉर्मली एग्ज़ाम का आईबीपीएस हो, एफसीआई, कैटेड, इस सब एग्ज़ाम के लिए, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इससे बाहर आने का चांस नहीं है इस ग्राफ से। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मक्के के बारे में। मक्का का साइंटिफिक नेम है जिया मैच। इस मक्के का क्रोमोसोम नंबर है 21/20। मेज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी बोथ एज फूड फॉर मैन एंड फीड फॉर एनिमल्स इंक्लूडिंग पोल्ट्री। क्या कह रहा है? मक्का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स है जिसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी बढ़ाता है, पैसे को भी जनरेट करता है। फूड, यहाँ पे फूड आदमी के लिए फूड प्रोवाइड करता है और एनिमल्स और पोल्ट्री के लिए फीड को प्रोवाइड करता है। इट इज ए मिरेकल क्रॉप। इसे मिरेकल क्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेरी हाई यील्ड पोटेंशियल है, ये ज़्यादा उत्पादन देता है। देयर इज नो सीरियल ऑन द अर्थ। कोई भी सीरियल ऐसा ज़मीन पर नहीं है विच हैज सम इमेंस पोटेंशियली एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल। कोई भी ऐसा क्रॉप नहीं है यहाँ पे कि जो इस सीरियल में इसके इतना प्रोडक्शन दे पाए, यील्ड दे पाए, इसलिए इसे हम क्वीन ऑफ सीरियल कहते हैं। इमेंस पोटेंशियली मीन्स होता है कि हायर क्षमता इसका। इट इज नेक्स्ट टू राइस। इसके बाद राइस का नंबर आता है, फिर व्हीट का नंबर आता है, फिर ज्वार का नंबर आता है। एंड रिगार्ड टू एस एरियल प्रोडक्शन इन इंडिया। एरियल प्रोडक्शन में ये सारे क्रॉप आते हैं, राइस, व्हीट एंड ज्वार, इससे मतलब इसके बाद ही है। मेज ग्रेन कंटेन अबाउट 10% प्रोटीन। मेज के दाने में, मक्के के दाने में 10% प्रोटीन पाया जाता है एंड 4% ऑयल और 4% ऑयल भी पाया जाता है। मेज प्रोटीन जीन, मेज में प्रोटीन जो पाया जाता है वो जीन है। डिफिशिएंट इन ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। मक्के में ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन की कमी होती है। 2 इसेंशियल एमिनो एसिड, यह 2 इसेंशियल एमिनो एसिड है जो कि ट्रिप्टोफैन और लाइसिन है और जिसकी मात्रा मक्के में कमी होती है। अब ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। ओरिजिन, द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ मेज इज सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन मक्के का है वो सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका कितना एरिया है और कितना विस्तृत है। मेज इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग क्रॉप कल्टिवेटेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 188 मिलियन हेक्टेयर विथ अ प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 1060 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन। यह कह रहा है कि वर्ल्ड में जो भी हमारे पास कल्टीवेशन के लिए लैंड है उसमें से 188 मिलियन हेक्टेयर पर हम मक्के को ग्रो करते हैं और प्रोडक्शन अबाउट 1060 मिलियन टन्स ऑफ ग्रेन। जो भी हमारा ग्रेन है उसमें से 1060 मिलियन टन्स का हम प्रोडक्शन करते हैं मक्के से। एमंग द मेज ग्रोइंग कंट्री चाइना हैज़ द लार्जेस्ट एरिया फॉलोड बाई USA, ब्राज़ील, मैक्सिको एंड इंडिया। जो सबसे ज़्यादा मक्का ग्रोइंग करने वाली कंट्री है उसमें चाइना है, फिर USA है, ब्राज़ील है, मैक्सिको है एंड इंडिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन में है। USA रैंक फर्स्ट फॉलोड बाई चाइना। USA का रैंक पहला है प्रोडक्शन में, उसके बाद से चाइना का आता है। इन रिगार्ड टू एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर इटली रैंक फर्स्ट।
जो एवरेज इससे संबंधित एवरेज इसका यील्ड है वो इटली का है, जो कि रैंक फर्स्ट है, 96.95 कुंटल पर हेक्टेयर है। द एवरेज मेज यील्ड इन इंडिया इज 25.8 कुंटल पर हेक्टेयर, जो कि एवरेज यील्ड इंडिया का 25.8 कुंटल पर हेक्टेयर है। इन इंडिया इज ग्रोन ओवर एन एरिया 9.21 मिलियन हेक्टेयर विथ टोटल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 31.65 मिलियन टन। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है 31.65 मिलियन टन, उसमें से 9.21 मिलियन हेक्टेयर इंडिया में ग्रो होता है। द मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मेज इज इन मध्य प्रदेश। जो मक्के का एरिया है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है एंड कर्नाटका, और कर्नाटका का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। तो ये बात याद रखने वाली है कि सबसे ज़्यादा एरिया मध्य प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका का है इंडिया में। एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज इज हाईएस्ट इन आंध्र प्रदेश, और प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंडिया में किसका है? आंध्र प्रदेश का। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन, मेज इज एन एनुअल प्लांट क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप। 7 ग्रुप में मक्के को डिवाइड किया है स्टूडेंट के द्वारा, बेस्ड ऑन द इंडोस्पर्म ऑफ करनाल। करनाल के दाने के इंडोस्पर्म के आधार पर 7 भागों में मक्के को डिवाइड किया गया। पहला फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, पॉड कॉर्न और एक वैक्सी कॉर्न होता है। फ्लिंट कॉर्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अनगिनत बार ये पूछा जा चुका है, ये याद रखने वाली बात है। फ्लिंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेस इंडोराटा। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, फ्लिंट कॉर्न जियामेस इंडोराटा। दिस इज द टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन कल्टिवेटेड इन इंडिया। यह इंडिया में अधिकतर कल्टिवेटेड किया जाता है फ्लिंट कॉर्न का। फिर इसके बाद आता है डेंट कॉर्न। डेंट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेस इंडेंटाटा। अब देखिए डेंट का इंडेंटाटा कितना सिंपल है याद रखने में, सिंपल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डेंट का जियामेस इंडेंटाटा। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेज ग्रोन इन यूएसए। इस तरीके का जो मक्का है डेंट कॉर्न, ये यूएसए में ग्रो किया जाता है। पॉपकॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेस इवाटा। इट पॉसेस एक्सेप्शनल पॉपिंग क्वालिटी। इसमें एक्सेप्शनल अपवाद तरीके का पॉपिंग क्वालिटी पाया जाता है पॉपकॉर्न में। व्हेन दे आर हीटेड द प्रेशर बिल्ट अप विद इन द कैनाल सडनली रिजल्ट इन एन एक्सप्लोसन। मतलब कि जैसे इसको हीट किया जाता है 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे, वैसे इसके करनाल दाने अचानक से बाहर की तरफ एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट कर जाते हैं। द ग्रेन इज टर्न इन साउथ आउट, और इसके दाने हैं बाहर की तरफ फूट जाते हैं। स्वीट कॉर्न, अब हम स्वीट कॉर्न के बारे में पढ़ते हैं। स्वीट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेस सैकराटा। स्वीट कॉर्न सैकराटा ऐसे आप भी याद कर सकते हैं। द शुगर 20% ऑन ड्राई बेसिस। जियामेस सैकराटा में स्वीट कॉर्न में 20% ड्राई बेसिस पे शुगर पाया जाता है। एंड स्टार्च मेक द मेजर कंपोनेंट ऑफ द इंडोस्पर्म, और इंडोस्पर्म का मेजर कंपोनेंट स्टार्च होता है। स्टार्च और शुगर तो होता ही है दोनों, लेकिन इसमें अलग से बताया गया है कि शुगर 20% होता है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि स्वीटिस, जिसके कारण शुगर 20% होने के कारण स्वीटिस होता है, मीठा होता है टेस्ट में। ऑफ द करनाल इसके मीठे होते हैं। द कॉप्स आर पिक्ड अप ग्रीन अप 70% मॉइस्चर, और इसके दाने में 70% मॉइस्चर होता है। फॉर कैनिंग एंड टेबल पर्पज, और टेबल पर्पज के लिए और कैनिंग के लिए इसे हम यूज करते हैं। सॉफ्ट कॉर्न, अब हम समझते हैं सॉफ्ट कॉर्न के बाद। सॉफ्ट कॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेस एमाइलेसिया। इट पॉसेस और सॉफ्ट इंडोस्पर्म। सॉफ्ट कॉर्न का जैसे ही नाम है सॉफ्ट कॉर्न, वैसे इसका काम है। इट पॉसेस सॉफ्ट इंडोस्पर्म, इसका इंडोस्पर्म जो होते हैं वो सॉफ्ट होता है। इट इज वाइडली ग्रोन इन यूएसए, इसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन यूएसए में होता है।
एंड साउथ अफ्रीका में होता है। पॉडकॉर्न, पॉडकॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेस ट्यूनिकाटा। इट इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्न एंड hence of no importance। पॉडकॉर्न, पॉडकॉर्न एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्न है। ये बहुत पुराने ज़माने का यह दाने हैं जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सिंपली ऐसे ही जो यूज करना रहता है दाने के रूप में, ऐसे ही बस यूज करते रहते हैं। इसका बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस अलग से नहीं है। और वैक्सीकॉर्न, वैक्सीकॉर्न का साइंटिफिक नेम है जियामेस सेरेटिना। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? द इंडोस्पर्म ऑफ द कर्नल व्हेन आउट और ब्रोकन गिव अ वैक्सी अपीयरेंस। एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि वैक्सीकॉर्न का साइंटिफिक नेम और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस। द इंडोस्पर्म ऑफ द कर्नल व्हेन आउट और ब्रोकन गिव ए वैक्सी अपीयरेंस। इसके जब दाने को तोड़ते हैं तो इसमें से वैक्सी अपीयरेंस, बस मतलब वैक्सी में मोम के जैसा इसका अपीयरेंस इसको दिखाई देता है, छूने पर पता चलता है। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन, बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन इसके प्लांट जो होते हैं कैसे होते हैं इसके बारे में अब हमें थोड़ा सा जानकारी लेना है। जियामेच मक्का इज एन एनुअल प्लांट। मक्का मतलब एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट का मतलब कि यह मक्का एक वर्ष में पकड़ बुआई से लेकर कटाई तक एक वर्ष ही लगता है। एक वर्ष मतलब कि एग्रीकल्चर में एक वर्ष 4 महीने को, या एक सीड को लगाने से लेकर कटाई तक को एक वर्ष बोलते हैं, जिसमें मक्का 3 से 4 महीने का समय लेता है। इसे एनुअल क्रॉप भी बोलते हैं। यह C4 प्लांट है विच बिलोंग टू फैमिली ग्रेमनी, और यह ग्रेमनी फैमिली से भी बिलोंग करता है। एंड इसका जो जीनस है जिया है। जिया मैच हैज नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर 20। इसका जो नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर है वो 20 है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। द रूट ऑफ मेज इज ए फाइब्रस एंड डीप रूटेड। इसका जो रूट है वो फाइब्रस मतलब फाइब्रस है, एंड डीप रूटेड और नीचे तक गहराई तक जाता है इसका रूट। इट इज यूजुअली वेल डेवलप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ ए सेमाइनल रूट। यह वेल डेवलप होता है, अच्छी तरीके से इसका फाइब्रस रूट डेवलप होता है, जो कि सेमाइनल रूट्स होता है पहला, और दूसरा क्राउन और कोरोनल रूट्स होता है। पहला सेमाइनल रूट, दूसरा क्राउन और कोरोनल रूट्स होता है, और तीसरा ब्रेस और एरियर रूट्स होता है। मेज इज नॉर्मली ए मोनोसियस प्लांट है। ये मोनोसियस प्लांट क्या होता है? एक ही पौधे पर जब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं तो उसे मोनोसियस प्लांट कहते हैं। ये भी बात बहुत एग्जाम में ये भी बात पूछा है, ये भी बात नोट करने डाउन आपको है। प्लांट हैविंग 2 टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मक्के के पौधे में 2 तरह के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। कैसे कैसे? फीमेल एंड मेल इन्फ्लोरेसेंस। एक फीमेल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, एक मेल इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। द मेल इन्फ्लोरेसेंस आर बोर्न इन क्लस्टर टैसल ऑन द टॉप ऑफ द एंड ऑफ द स्टेम। जो स्टेम के इंड पर क्लस्टर के फॉर्म में अपीयरेंस होता है फ्लावर, उसे हम टैसल कहते हैं, जो कि मेल फ्लावर होता है। वाइल द फीमेल फ्लावर सिल्क आर बोर्न इनसाइड द यंग कॉप्स विच स्प्रिंग फ्रॉम आउट द नोड ऑफ द स्टेम यूजुअली लोकेटेड अबाउट द मिडवे ऑन द स्टाल्क। मतलब इसका कहने का मतलब है कि स्टाल्क मतलब पौधे के स्टाल्क के बीच से कब निकलता है, उस कब में सिल्क जैसा धागे नुमा जो रहता है वो फीमेल होता है। द स्टाइल इज वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट। और यह जो स्टाइल फीमेल होती है, ये स्टाइल मतलब लंबी फिलामेंट होती है। क्लस्टर ऑफ विच इज नोन एज सिल्क। और जो क्लस्टर होता है उसे हम सिल्क के नाम से जाते हैं। मेज इज यूजुअली अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। मेज क्या है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। मतलब कि इसमें 2% सेल्फ पॉलिनेटेड होता है और 98%
क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेटेड होता है 98%, तो इसलिए हम इसे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कहते हैं। ड्यू टू प्रोटेंड्रस एंड मोनोसियस नेचर। प्रोटेंड्रस क्या होता है? जब सबसे पहले पौधे में मेल पार्ट निकल के आते हैं और फीमेल बाद में निकलते हैं तो उसे प्रोटेंड्रस कहते हैं। और मोनोसियस नेचर की जब एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों होते हैं तो उसे मोनोसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस नेचर के होते भी हैं। मेज कर्नाल इज ए वन सीडेड फ्रूट और कैरियोप्सिस। मेज कर्नाल इज वन सीडेड फ्रूट ऑफ कैरियोप्सिस। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रहता है मैं वहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन पढ़ लेना है। कभी एग्ज़ाम में अगर से लिखने को आ जाए तो लिखा जा सकता है। और आगे पढ़ते हैं। सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन हाँ आप लोगों को भी शायद पता होगा कि लगभग मैक्सिमम क्रॉप का जो सॉइल होना चाहिए वो सैंडी लोम एंड टू सिल्टी लोम ये होता ही है। ये सॉइल सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसमें भी वही है। वाटर स्टेगनेशन, हाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है, ये बात पूछता है। वाटर स्टेगनेशन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द क्रॉप। ज़्यादा लंबे समय तक पानी अगर खेत में लगा रहा गया है मक्के का तो यह नुकसानदायक होता है। मेज विल नॉट थ्राइव और हैवी क्ले स्पेशली लो लैंड। जो लो लैंड होता है वहाँ पर हैवी क्ले सॉइल में हमें मक्का नहीं लगाना चाहिए था। इट कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली इन सॉइल। वहाँ पे सक्सेसफुली पूरा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, इसलिए हम लो लैंड में और क्ले सॉइल में हम मक्के को नहीं लगाते। विच पीएच रेंज फ्रॉम 5.5 टू 7.5। इसका पीएच जो होता है 5.5 टू 7.5 होता है। मेज इज ए वार्म वेदर क्रॉप। गर्म मौसम का क्रॉप है, इसीलिए इसे हम खरीफ सीजन में लगाते हैं। वैसे लगाने तो रबी में भी और जायद में भी तीनों सीजन में हम कल्टीवेशन करते हैं मेज का, लेकिन स्पेशली हम खरीफ सीजन में करते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन इज 21 डिग्री सेल्सियस। जो जर्मिनेशन टेम्परेचर इसका 21 डिग्री सेल्सियस रखते हैं उस समय रहता है तो सबसे अच्छा पौधा ग्रो करता है। वाइल फॉर ग्रोथ इज 32 डिग्री सेल्सियस। और ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। लेकिन अगर आप रबी सीजन में मक्के का क्रॉप लगा रहे हैं तो उस समय टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है तो फिर अच्छा ग्रोथ इसका रुक जाता है, नहीं हो पाता है मक्के का। तो आपको ऐसा मौसम देख के लगाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंडी ना हो, नहीं तो फिर सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा मक्का। अब वैरायटी के बारे में। तब वैरायटी फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1961 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड वेर रिलीज। गंगा 101, डेक्कन एंड रंजीत। 4 डबल क्रॉस हाइब्रिड द्वारा रिलीज जो वैरायटी है गंगा 101, डेक्कन एंड रंजीत है। ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। टॉप क्रॉस वैरायटी कौन सा है? गंगा 2 एंड हाई स्टार्स। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। 1967 6 कंपोजिट वेयर रिलीज। 1967 में 6 वैरायटी कंपोजिट रिलीज हुआ था। वो कौन सा है? विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर एंड सोना। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। लाइसिन रिच। किस वैरायटी में लाइसिन की मात्रा अधिक होती है? ओपेक 2 कंपोजिट। किस में अधिक होती है सबसे ज़्यादा लाइसिन की मात्रा? प्रोटीना वैरायटी है जिसमें 4% लाइसिन होता है। शक्ति है एंड रतन, इसमें ऐसी वैरायटी है जिसमें लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। न्यू वैरायटी ऑफ क्वालिटी प्रोटीन मेज। एक नया वैरायटी आया मक्के का जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज था। QPM का मतलब है क्वालिटी प्रोटीन मेज। हैव रिलीज बाय यूजिंग ओपेक 2 जीन। ओपेक 2 जीन का यूज करके क्वालिटी प्रोटीन मेज डेवलप किया गया। वह वैरायटी है शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 एंड HQPM 1। HQPM का मतलब फुल फॉर्म होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। ये सारे वैरायटी हैं ओपेक 2 जीन का यूज करके
रिलीज किया गया था। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी याद करके इसे रखना। इससे बाहर कभी भी नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं जो बता दे रहा हूँ। क्यूपियम हाइब्रिड, अंबर पॉपकॉर्न, VLA अंबर पॉपकॉर्न एंड पर्ल पॉपकॉर्न, ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना। द स्वीट कॉर्न कंपोजिट डेवलप इंक्लूड माधुरी एंड प्रिया, ये पूछा नहीं है, पूछ सकता है आगे। नो एक्सक्लूसिव बेबी कॉर्न टाइप वेयर इवॉल्व अर्ली मैच्योरिंग हाइब्रिड डेवलप प्रकाश, विवेक 4, विवेक 5, पूषा 1 एंड पूषा 2 हैव बीन फाउंड सुटेबल फॉर दिस पर्पज। अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी का नाम है प्रकाश, विवेक 4, विवेक 5, पूषा 1 एंड पूषा 2। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेज हाइब्रिड एंड कंपोजिट वैरायटी, हाइब्रिड कौन सी वैरायटी और कंपोजिट वैरायटी कौन सी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हाइब्रिड वैरायटी गंगा 11, गंगा 2, गंगा सफ़ेद, संगम, डेक्कन 103, पारस, सरताज, डेक्कन 109, प्रकाश, पूषा हाइब्रिड 1, 2, 3, विवेक 5, 9, कोहिनूर MMH 133। एक कोहिनूर वैरायटी पूछ चुका है कि कोहिनूर किसका वैरायटी है। डेक्कन भी पूछ चुका है किसका वैरायटी है। गंगा भी पूछ चुका है वैरायटी किसका है। गंगा सफ़ेद भी पूछ चुका है। तो आप लोगों को ये याद करने वाला बात है। कंपोजिट वैरायटी के बारे में जान लेते हैं। कंपोजिट वैरायटी कौन कौन सी, धवल, ये भी पूछ चुका है। पंचगंगा, प्रभात देखिए ये वैरायटी स्पेशल वैरायटी है। इसको प्रभात अरहर का भी वैरायटी है, प्रभात मक्के का भी वैरायटी है, ये भी बात पूछ चुका है कई बार एग्जाम में। प्रताप, ये भी पूछ चुका है। पूषा कंपोजिट 1 एंड 2। नवजोत वैरायटी भी पूछ चुका है क्योंकि वो फूलगोभी का है और मक्के का भी है। गौरव, माही वैरायटी भी पूछ चुका है। कंचन वैरायटी भी पूछ चुका है। कंचन वैरायटी क्योंकि बेलनाकार वैरायटी है, ये स्पेशल टाइप का वैरायटी है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। माही धवल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेघा अमर। सीड एंड सोइंग के बारे में पढ़ते हैं। सीड एंड सोइंग, सीड रेट एंड स्पेसिंग। सीड रेट कितना होता है और स्पेसिंग कितना होता है मक्के का। इन मेज, मक्के में, ईच प्लांट इज इम्पॉर्टेंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ईल्ड। एक क्षमतापूर्वक ईल्ड लेने के लिए जितना ही हो सकता है उतना हमें उत्पादन लेने के लिए प्लांट का दूरी और प्लांट का पॉपुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर प्लांट का पॉपुलेशन कम रहेगा, प्लांट ही कम रहेंगे, तो प्रोडक्शन कहाँ से ज़्यादा हो पाएगा। और दूरी कम रहेगा तभी प्लांट अच्छे से मक्का भुट्टा नहीं तैयार हो पाएगा। और प्लांट ज़्यादा दूर भी रहेगा तब भी ज़्यादा मक्का नहीं निकल पाएगा। इसलिए यील्ड हमारा या तो कम हो जाएगा या खराब, बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए प्लांट का पॉपुलेशन और प्लांट का डिस्टेंस भी मायने रखता है। अब आगे और पढ़ते हैं। ड्यूरिंग खरीफ सीजन में अ प्लांट पॉपुलेशन ऑफ 65 to 70,000 पर हेक्टेयर। खरीफ सीजन में मक्के का पॉपुलेशन 65,000 से 70,000 पर हेक्टेयर होना चाहिए, लेकिन 66,000 कई एग्जाम में प्लांट पॉपुलेशन 66,000 दे चुका है और ऑप्शन ए सही था 66,000। तो आप भी याद करके चलिए कि 65 से 70,000 प्लांट पॉपुलेशन रहता है मक्के का। इज रिकमेंडेड, इतना अनिवार्य है फॉर ग्रेन प्रोडक्शन के लिए। दाने जब लेते हैं तब इतना रखते हैं। और सीड रेट आप 20 kg पर हेक्टेयर, और सीड रेट 20 kg रखते हैं, ये भी रिक्वायर्ड है। द सीड शुड बी सोन एट द स्पेसिंग ऑफ 60 into 20 सेंटीमीटर। 60 गुणे 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखते हैं दूरी। RP मतलब रो इंटू प्लांट, रो से रो की दूरी 60 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की दूरी 20 सेंटीमीटर। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ सोइंग इज 7 से 8 सेंटीमीटर इन खरीफ सीजन में जो सोइंग का डेप्थ रखते हैं, गहराई सीड का डालने का 7 से 8 सेंटीमीटर तक रखते हैं। और मक्का किस मशीन के द्वारा बोया जाता है, आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। जैसे कि धान भी
मशीन के द्वारा बोया जाता है, गेहूँ भी आजकल मशीन के द्वारा बोया जाता है। इस तरह से मक्का किस मशीन के द्वारा बोया जाता है, आप वो हमें कमेंट करके बताइए। इन रबी सीजन में जब लगाते हैं मक्के को, प्लांट पुट अप मॉडरेट ग्रोथ ओइंग टू लो टेम्परेचर, हेंस इट रिक्वायर 30 to 40% हायर पॉपुलेशन देन दैट ऑफ खरीफ सीजन। जब हम ठंडी में या रबी सीजन में जब हम लगाते हैं मक्के को, तो खरीफ सीजन से 30 से 40% ज़्यादा पॉपुलेशन पौधे का रखते हैं, क्योंकि ठंडी के मौसम में ज़्यादा ग्रो सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाते, कुछ सीड जर्मिनेट ही नहीं करते, इसलिए कि प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा रखेंगे तो कुछ सीड नहीं जमेंगे तो कुछ सीड जमेंगे, और उससे जो हमारा प्रोडक्शन है वो एक अच्छा मिल सके। और प्लांट डेंसिटी आप 85,000 से 1 लाख पर हेक्टेयर रखते हैं। अब यहाँ पे रबी सीजन में 85,000 से 1 लाख प्लांट रखते हैं, इज मेंटेन इतना बनाए रखते हैं। और सीड रेट आप 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, और रबी सीजन में 25 से 30 kg सीड भी रखते हैं, तभी तो 30 से 40% ज़्यादा होगा सीड। द प्लांट स्पेसिंग वेरीज फ्रॉम 50 गुणे 20 सेंटीमीटर टू 60 गुणे 18 सेंटीमीटर। स्पेसिंग रबी सीजन में 50 गुणे 20 सेंटीमीटर या 60 गुणे 18 सेंटीमीटर रखते हैं। ऑप्टिमम डेप्थ फॉर सोइंग इज 4 से 5 सेंटीमीटर इन रबी सीजन में जो सीड डालने का गहराई रखते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं। टाइम ऑफ प्लांटिंग कब करते हैं या सीड हम कब सोइंग करते हैं खेतों में, इसके बारे में अब जानते हैं। यूजुअली 3 क्रॉप्स ऑफ मेज, मक्के का 3 क्रॉप ले सकते हैं एक साल में। कब कब? खरीफ सीजन में भी ले सकते हैं, रबी सीजन में ले सकते हैं, और स्प्रिंग आर ग्रोन इन द कंट्री, और स्प्रिंग सीजन में भी ले सकते हैं। द ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग ऑफ फॉर खरीफ मेज इज जून एंड जुलाई। जो खरीफ सीजन में सीड सोइंग करने का काम करते हैं वो जून से जुलाई में करते हैं। रबी एंड स्प्रिंग मेज जो होता है मक्का होता है, उसमें बिकम पॉपुलर ओइंग टू हायर यील्ड, मतलब अधिक यील्ड प्लांट का लेने के लिए रबी मेज इन बिहार, रबी सीजन में बिहार में लगाते हैं। सराउंडिंग स्टेट, उसके आसपास के जो स्टेट हैं उसमें ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन इन सोन फ्राम सितंबर टू नवंबर में, और बिहार के आसपास के जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स वाले रीजन है, जगह है, वहाँ पे सितंबर से नवंबर में रबी सीजन में हम मक्के को लगाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र, द जनरलाइज फर्टिलाइज़र रिकमेंडेड ऑफ NPK ऑफ मेज 120 60 40 kg पर हेक्टेयर, ऑफ हाइब्रिड एंड 80 30 20 kg पर हेक्टेयर फॉर कंपोजिट। देखिए, जब हाइब्रिड मक्का लगाते हैं तो उसमें 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास डालते हैं। और जब कंपोजिट वैरायटी का लगाते हैं तो 80 kg नाइट्रोजन, 30 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास डालते हैं। यही बस इतना याद रखने वाली बात है, ये भी एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। जो एग्जाम में याद करने वाली बात है वो रबी सीजन में बिहार में कब, रबी सीजन में बिहार में लगाते हैं, कब किस मंथ में लगाते हैं, और मक्का किस सीजन का क्रॉप है, ये याद करना जरूरी है। यही पूछता है ज़्यादातर। तो मक्का खरीफ सीजन का मेनली क्रॉप है, वैसे तो ग्रो करने के लिए तीनों सीजन में करते हैं। वाटर मैनेजमेंट का, मेज इज वेरी ससेप्टिबल बोथ टू एक्सेस वाटर एंड मॉइस्चर स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा वाटर स्ट्रेस को भी, मॉइस्चर स्ट्रेस एंड एक्सेस वाटर को भी ससेप्टिबल है। टेसलिंग टू सिल्किंग, मतलब टेसलिंग से लेकर सिल्किंग स्टेज तक वाटर इसको क्रिटिकल रहता है। मतलब इस स्टेज पर टेसलिंग, मतलब कि जब मक्के में ऊपर टेसल निकल के आते हैं, यानी मेल इनफ्लोरेसेंस निकल के आते हैं, उस समय से लेकर और जब तक सिल्क निकल कर आता है, मतलब फीमेल पार्ट निकल कर आता है, कॉब निकल कर आता है, तब तक हमें वाटर की सख्त आवश्यकता होती है। इस समय अगर वाटर कम मिला तो
हमारा यील्ड बहुत कम हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। एट दिस स्टेज मतलब कि टेस्लिंग टू सिल्किंग स्टेज तक वाटर शॉर्टेज इवन फॉर 2 days। अगर 2 दिन के लिए भी वाटर का शॉर्टेज हो गया, अगर खेत में पानी नहीं मिला प्लांट को, तो रिड्यूस मेज यील्ड बाई अबाउट 20%। अगर 2 दिन केवल आपने पानी नहीं चलाया, 2 दिन कमी पड़ गया खेतों में पानी का, तो 20% यील्ड घट जाएगा। सेम फॉर 6 to 8 days कैन पुल डाउन द यील्ड बाई 50%। अगर 6 से 8 दिन तक आपने पानी का कमी कर दिया तो 50% तक आपका यील्ड कम हो सकता है। इरीगेट द क्रॉप व्हेन इट इज नीडेड। और जब इरीगेट करते हैं क्रॉप में तब यह ज़रूरी ही होता है, और इरिगेशन की बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको बता दिया गया है कि 2 दिन अगर आपने पानी नहीं चलाया तो 20% यील्ड कम हो सकता है, और 6 से 8 दिन तक आपने पानी नहीं चलाया तो 50% तक आपका यील्ड कम हो सकता है। वीट कंट्रोल कैसे करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि वीट कंट्रोल कैसे करते हैं मक्के में। तो इसका जो नाम है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है। इसका हर्बिसाइड कौन सा यूज करते हैं मक्के में, मेज में? प्री इमरजेंस एप्लीकेशन, मतलब कि बीज का आपने सोइंग कर दिया, फिर से आपने बीज जमने से पहले ही आपको कोई हर्बिसाइड डालना है। विद इन 2 days आफ्टर सोइंग, मतलब सोइंग करने के 2 दिन के अंदर ही आपको हर्बिसाइड डाल देना है। वो हर्बिसाइड कौन सा है? प्री इमरजेंस, एट्राजिन या सीमाजिन @ 1.25 to 1.5 kg पर हेक्टेयर। 1.25 से 1.5 kg पर हेक्टेयर एट्राजिन या सेमाजिन का हमें यूज करना चाहिए हर्बिसाइड, मतलब खरपतवार को रोकने के लिए। प्री इमरजेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलाक्लोर 2 kg पर हेक्टेयर भी यूज कर देते हैं, इफेक्टिव रहता है ये भी वीट कंट्रोल में। एलाक्लोर कंट्रोल ग्रासी वीट बेटर देन एट्राजिन। एट्राजिन से अच्छा रिजल्ट देता है एलाक्लोर ग्रासेस को रोकने के लिए। यील्ड उत्पादन, वेल मैनेज क्रॉप की 5 to 6 टन। जो अच्छे से अगर हमने किसी क्रॉप मक्के को मैनेज करके रखा है तो 5 से 6 टन प्रोडक्शन देगा दाने का, ग्रेन पर हेक्टेयर। इन केस ऑफ हाइब्रिड, और जब हाइब्रिड रहता है तो 4.5 से 5 टन ऑफ नहीं, वेल मैनेज क्रॉप गिव 5 to 6 टन ग्रेन पर हेक्टेयर इन केस ऑफ हाइब्रिड। जब हाइब्रिड रहता है तो 5 से 6 टन प्रोडक्शन देता है, और 4.5 से 5 टन मतलब 4.5 से 5 टन पर हेक्टेयर उत्पादन हमें कंपोजिट से मिलता है। अंडर इरिगेटेड कंडीशन, इन केस ऑफ रेनफेड क्रॉप, जब लगा रेनफेड सिचुएशन रहता है तो यील्ड लेवल आर अबाउट 2.0 से 2.5 टन पर हेक्टेयर फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड का उत्पादन जो होता है 2 से 2.5 टन हो जाता है पर हेक्टेयर, एंड 1.5 से 2 टन पर हेक्टेयर फॉर कंपोजिट, और कंपोजिट में 2 से 1.5 से 2 टन हो जाता है पर हेक्टेयर। अब इसके कुछ डिजीज हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। स्टेम बोरर के बारे में पढ़ते हैं। स्टेम बोरर में जो डिजीज काज करता है वो है चिलोपार्टेलस। डैमेजिंग स्टेज क्या है? लार्वा स्टेज है, प्लांट को किल कर देता है। उसके बाद एक आता है पिंक स्टेम बोरर, ये क्या करता है? कट वर्म इसमें आते हैं, इसमें सूट फ्लाई आते हैं, ग्रास हॉपर आते हैं। डिजीज, इसमें डिजीज कौन से हैं? सीड रॉट डिजीज किसके कारण होता है? ड्यू टू फंगस के कारण होता है। ये फंगस कौन सा है? पिथियम अफिनिडर्मेटम है। डाउनी मिल्ड्यू ड्यू टू फंगस, ये भी फंगस के कारण होता है। लीफ ब्लाइट होता है, ये भी कुनिलोब्लोबैलस हेट्रोस्ट्रोफस के द्वारा होता है। और वाइट रस्ट जो है ये सीरियस होता है ड्यूरिंग विंटर मेज में ये ज़्यादा ही लगता है वाइट रस्ट। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अगर अब तक किसी ने पीछे का
बहुत अच्छा ध्यान से नहीं पढ़ा है, लेकिन इस चीज़ को पक्का ध्यान से आप पढ़ लो, ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो एग्ज़ाम में अगर आप 11 में 12 में पढ़ रहे हैं या बीएससी में पढ़ रहे हैं, एमएससी में पढ़ रहे हैं, तो उसको आप डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहते हैं तो उस तरीके से आप पढ़ के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगर आप वन लाइनर भी याद रहेगा तो आप अगर अच्छे से पढ़े हैं बुक को तो बना के लिख सकते हैं 11 में 12 में। और आप इंग्लिश में पढ़ने का, थोड़ा सोचने का अपने अंदर भी एक्सपीरियंस डालिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अब क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है जो कि उसी में का है, लेकिन आप इसको बहुत अच्छे ध्यान से देखिएगा इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। बोटेनिकल नेम मेज इज जिया मेज, उसमें भी ये था, यहाँ भी है। ओरिजिन प्लेस ऑफ मेज सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको। मेज इज ए मिरेकल क्राफ्ट है। पोसेस हाईएस्ट यील्ड, इसमें यील्ड ज़्यादा होता है पोटेंशियल एमंग द सीरियल्स, सभी सीरियल्स के बीच में सबसे ज़्यादा यील्ड इसका होता है, इसलिए इसे हम क्वीन ऑफ सीरियल्स भी कहते हैं। कंट्री है भी हाईएस्ट एरिया ऑफ मेज, हाईएस्ट एरिया मक्के का किस कंट्री में, चाइना में है। प्रोडक्शन किसका सबसे ज़्यादा है, यूएसए का है। एमंग द मेज ग्रोइंग स्टेट, सभी मेज ग्रोइंग स्टेट में सबसे ज़्यादा किसका है, मध्य प्रदेश का। एंड कर्नाटका है हाईएस्ट एरिया फॉलोड सबसे ज़्यादा एमंग द मेज ग्रोइंग स्टेट, सबसे ज़्यादा मेज कहाँ ग्रो किया जाता है, मध्य प्रदेश में। एंड कर्नाटका है हाईएस्ट एरिया, और कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एरिया है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज, कर्नाटका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है मक्के का, फॉलोड बाई एमपी एंड बिहार, और इसके बाद मध्य प्रदेश और बिहार का नंबर आता है। मेज कंटेंट 4% आयल, मक्के में 4% आयल होता है, 10% प्रोटीन होता है। मेज प्रोटीन कॉल्ड जीन, मेज में जो प्रोटीन होता है उसे जीन कहते हैं। इसमें मक्के में ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन का कमी होता है। मेज इज एनुअल प्लांट, ये एनुअल प्लांट है, मतलब एक वर्षीय है। C4 प्लांट है। और नॉन टिलरिंग मतलब कि इसमें से टिलर नहीं निकलते, कल्ले नहीं निकलते। जैसे कि आपने एक धान का प्लांट लगाया, उसमें से 3 4 7 8 10 ऐसे उसमें बगल से कल्ले निकल आते हैं, लेकिन मक्के में ऐसा नहीं होता है, यह सीरियल क्रॉप्स है। देखिए, मेज इज यूजुअली ए मोनोसियस एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्या है, इसमें 2% सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, 98% क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। और मोनोसियस मतलब कि एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल, जब प्लांट मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहते हैं तो उसे मोनोसियस प्लांट कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज इज ड्यू टू प्रोटेंडरी नेचर होने के कारण इसमें क्रॉस पॉलिनेटर। प्रोटेंडरी नेचर क्या है, पहले मेल आता है फिर फीमेल आती है, इसलिए ये प्रोटेंडरी कहलाता है। इन मेज येलो कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रिप्टोजैंथिन, मक्के में जो पीला कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्रिप्टोजैंथिन के कारण होता है। ऑप्टिमम सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग मेज, जो मक्के को कितना सीड रेट चाहिए 1 हेक्टेयर लगाने के लिए, हाइब्रिड के लिए 20 से 25 kg और कंपोजिट के लिए 18 से 20 kg पर हेक्टेयर सफिशिएंट रहता है। सीड रेट रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग ऑफ मेज फॉर फॉडर पर्पज़ के लिए अगर मक्के को लगाते हैं, चरी के लिए 40 से 50 kg पर हेक्टेयर सीड रखते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड इज 21 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए मक्के के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब उपयुक्त टेम्परेचर कितना चाहिए, तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, वाइल जबकि कि फॉर ग्रोथ के लिए 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। से माइनर रूट प्रजेंट, बहुत बार ये सब एग्जाम में पूछ चुका है, यही सब क्वेश्चन। से माइनर रूट प्रजेंट इन मेज टू नॉरिश सीडलिंग प्लांट, जब प्लांट तैयार होता है तो उसको सेमाइनल रूट्स सहारा देता है। आप लोगों ने बीज देखा होगा मक्के के प्लांट में साइड से रूट लगे होते हैं, वो प्लांट को सहारा देता है, हेल्प देता है उसको और ऊपर बढ़ने के लिए, प्लांट को गिरने नहीं देता है। मेज इज हाईली सेंसिटिव बोथ टू वाटर लॉगिंग एंड वाटर स्ट्रेस, ये ज़्यादा वाटर लगा रहता है तब भी सेंसिटिव होता है और वाटर स्ट्रेस में भी सेंसिटिव होता है। इसके लिए ना तो पानी ज़्यादा आवश्यकता है और ना ही
कम पानी की आवश्यकता है इसे। ये दोनों कंडीशन में खराब हो जाता है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इन मेज टेस्लिंग टू सिल्किंग ऑन मेज प्लांट। फर्स्ट अपीयरेंस इज टेसल मेल, सबसे पहले मेल आते हैं। इन पर्सन हु होली डिपेंडेंट ऑन मेज, जो व्यक्ति डिपेंडेंट रहता है, केवल निर्भर रहता है मक्के पर, उसे किस बीमारी डिजीज होता है, कौन सा डिजीज उसे होता है, पेलाग्रा डिजीज। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा है। ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मक्के में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, जिसमें नियासिन एंड ट्रिप्टोफैन होता है, इसमें कमी होता है, इसलिए उसे पेलाग्रा डिजीज हो जाता है। रबी मेज इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन बिहार, रबी में मक्का जो ग्रो किया जाता है वो बिहार में ग्रो किया जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। वाइट बर्ड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइट बर्ड इन मेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से होता है वाइट बर्ड। मक्के में जिंक की कमी से कौन सा डिजीज होता है, वाइट बर्ड। द एपिकल लिप्स बिकम वाइट, जो एपिकल लिप्स होता है वो वाइट कलर का हो जाता है। एपिकल मीन्स जो ऊपरी पत्ती होते हैं ना, वो सफ़ेद कलर का हो जाता है। संगम, गंगा, सफ़ेद, संगम, गंगा सफ़ेद आर द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज, मक्का का संगम और गंगा सफ़ेद हाइब्रिड वैरायटी है। अंबर पॉपकॉर्न, बीएल अंबर पॉपकॉर्न एंड पर्ल पॉपकॉर्न आर द पॉपकॉर्न वैरायटी। पॉपकॉर्न तीन वैरायटी कौन कौन सी है, अंबर पॉपकॉर्न, बीएल अंबर पॉपकॉर्न और पर्ल पॉपकॉर्न ऑफ मेज, ये मक्के की वैरायटी है। कंपोजिट एंड सिंथेटिक कल्टीवार आर यूज इन मेज, कंपोजिट और सिंथेटिक कल्टीवार इस चीज़ का यूज होता है वो है मक्के में। कंपोजिट एंड सिंथेटिक कल्टीवार आर यूज इन मेज, मतलब किससे, कंपोजिट और सिंथेटिक कल्टीवार जो सीड है उसका यूज होता है मक्के में। कंपोजिट वैरायटी माधुरी है, प्रिया है, अफ्रीकन टाल है, ऑफ स्वीट कॉर्न। इस स्वीट कॉर्न की तीन वैरायटी कौन सी है, कंपोजिट वैरायटी, माधुरी, प्रिया एंड अफ्रीकन। गंगा 5, अफ्रीकन टाल 11006, बीच है मंजूरी एंड डेक्कन आर फोडर वैरायटी ऑफ मेज, मक्के की चारे वाली फसल है। बेबी कॉर्न वैरायटी VL 42 प्रकाश है, बेबी कॉर्न की वैरायटी कौन सी है, VL 42 और प्रकाश है। मेज कंपोजिट रिकमेंडेड फॉर रबी सोइंग इज धवल, पंचगंगा, त्रिशुलाटा इत्यादि वैरायटी है। रबी सीजन की कंपोजिट वैरायटी कौन सी है, धवल, पंचगंगा, त्रिशुलाता। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मेज क्रॉप कितना होना चाहिए, 65 से 70,000, 66,000 कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। रबी में कितना होना चाहिए, 85 से 1 लाख प्लांट पर हेक्टेयर होना चाहिए। अब ये मक्के का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमने बहुत सारे एग्ज़ाम के पेपर से लिया है, बहुत सारे बुकों से छाँट छाँट कर रखा है, और मैक्सिमम में क्वेश्चन वही है जो एग्ज़ाम में पूछा है। अलग अलग जगहों से हमने इसको कलेक्ट किया है और इसको कॉपी पर अपने लिख के आपको रखा है। इस सारे PDF मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर एप्लीकेशन क्या है, टेस्लिंग टू सिल्किंग। कॉमन हर्बिसाइड यूज इन मेज इज सीमाजी, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज संगम एंड सफेदा। डबल क्रॉस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेज इंट्रोड्यूस बाय DF जोन्स। सीधे सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। ऑन मेज प्लांट फर्स्ट अपेयरेंस इज ऑफ टेसल, सबसे पहले टेसल निकल आता है जिसे हम मेल इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। मैक्सिमम रूट जोन डेप्थ फॉर मेज 400 से लेकर 600 mm, 400 से लेकर 600 mm नीचे तक रूट डेप्थ तक जाता है। ऑप्टिमम हार्वेस्टिंग मॉइस्चर कंटेंट फॉर मेज इज 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25%।
जब हार्वेस्टिंग करते हैं मेज का तो उसमें मॉइस्चर कितना होना चाहिए सर? 20 से 25% होना चाहिए था। मेज वैरायटी यूज फॉर स्नैक फूड, मेज वैरायटी को स्नैक फूड के लिए यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? जिया मेज एमाइलेसिया का यूज किया जाता है। अब आप लोग हमें एक कमेंट करके बताइए, जिया मेज एमाइलेसिया किसका साइंटिफिक नेम है? कौन से मक्के का? जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ मेज, मक्के का जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है? 90%। हाईएस्ट इन द फील्ड क्रॉप, जो भी फील्ड क्रॉप हम लगाते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जर्मिनेशन परसेंटेज मक्के का होता है। सीरियस पेस्ट ऑफ मेज, मक्के का सीरियस पेस्ट कौन सा है? मेज बोरर, चिलोपार्टिलस जिसका साइंटिफिक नेम है। हाइब्रिड मेज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, हाइब्रिड मेज सबसे पहले पहली बार किसने रिपोर्ट किया था? EM ईस्ट ने एंड GS सोल ने 1910 में। मेज क्या है? नॉन टिलर, इसमें टिलर नहीं निकलते हैं, मतलब एक से अधिक कल्ले नहीं निकलते। एक सीड लगाया आप एक ही प्लांट तैयार होगा, एक से दो नहीं हो सकता। C4 प्लांट है यह। प्रोटेंडरस प्लांट भी बता चुके हैं, जब मेल पार्ट पहले फीमेल पार्ट बाद में निकलता है तो प्रोटेंडरस प्लांट होता है। मोनोसियस, जब एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं तो मोनोसियस कहते हैं। मोनोकाटिलिडन, जब एक बीजपत्री सीड होता है तो उसे मोनोकाटिलिडन कहते हैं। मतलब सीड को तोड़ने पर एक ही सीड निकलेगा, मतलब एक दाने को दो दाने नहीं बना सकते, या केवल एक दाने से दो दाने लेग्यूम फसलों को कर सकते हैं। और डाइकोटिलिडन होता है, मोनोकोटिलिडन सिंगल सीडेड ज़्यादा होता है। एंडोस्पर्म, बेस्ट सुइटेबल डायरेक्शन ऑफ मेज सोइंग इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मक्का सोइंग का जो डायरेक्शन है सबसे अच्छा कौन सा रहता है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्योंकि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अच्छा रहता है क्योंकि हवाएं इस पर ज़्यादा अपना हवा इसमें रीजन हो सकता है, इसमें सनलाइट का भी रीजन है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इसीलिए सोइंग करते हैं तो अच्छा हमें प्रोडक्शन मिलता है। अ पर्सन होली डिपेंडेंट ऑन मेज लीड टू द डिजीज कॉल्ड प्लाग्रा, प्लाग्रा डिजीज होता है ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नियासिन। सारा बात हम पहले भी बता चुके हैं। सिंगल जीन क्रॉस टेक्निक वाज गिवन बाय, सिंगल क्रॉस टेक्निक किसने दिया था? EM ईस्ट ने एंड GH सुल ने। इंडियन साइंटिस्ट शेयर्ड वर्ल्ड फुल प्राइज इन मेज, इंडियन साइंटिस्ट कौन थे जिनको मेज फुल प्राइज मिला था? डॉक्टर सुरेंद्र के बंसल, 2000 में मिला था। टेस्ट वेस्ट ऑफ मेज 278 ग्राम पर 1000 सीड, 1000 सीड जब लेते हैं उसको हम वेट करते हैं, जितना भी हमारा वेट आता है उसे हम टेस्ट वेट कहते हैं। 278 ग्राम होता है। किसी किसी मक्के का 2000 भी होता है, यह एग्ज़ाम में भी पूछ चुका है। और किसी किसी बुक में 200 नहीं सॉरी 100,000 सीड का 278 ग्राम होता है। ये टेस्ट वेट है। टेस्ट वेट में मक्के का टेस्ट वेट 278 ग्राम है। कहीं कहीं बुक में 200 भी देता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में मानता है 278 के आसपास का ही मानता है। मेज क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर, मक्के का क्रिटिकल स्टेज क्या है वाटर के लिए? वाटर का क्रिटिकल स्टेज सीडलिंग, टेसलिंग, सिल्किंग, डॉफी स्टेज। इस स्टेज पर आपको पानी देना ही देना है। अगर आपने इसमें पानी नहीं दिया तो प्रोडक्शन बिल्कुल कम ही होना है। क्रिटिकल स्टेज का मतलब यही होता है कि इस स्टेज पर पानी आपको देना ही है क्रॉप को, जो कि सीडलिंग स्टेज पर, टेसलिंग स्टेज पर, सिल्किंग स्टेज पर और डॉफी स्टेज। डॉफी स्टेज मतलब कि जब पक रहा हो मक्का। सीमेंट, सीमेंट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सेंटर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेज एंड व्हीट, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको 1966। एग्ज़ाम में अभी इसी बार 2024 मार्च में CUT का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था कि सीमेंट किस वर्ष में स्थापित हुआ था और किस क्रॉप के लिए, ये भी पूछा था। मेज इज ए वार्म वेदर प्लांट, गर्म मौसम का प्लांट है। रिक्वायर वार्म नाइट टेम्परेचर, इसके लिए
रात को गर्म चाहिए, गर्माहट चाहिए। फॉर हायर यील्ड, अधिक उत्पादन के लिए। द फीमेल पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस आल्सो कॉल्ड द ईयर और कप। जो फीमेल पिस्टिलेट इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम ईयर भी कहते हैं, कप भी कहते हैं। द स्टाइल इज वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट। जो स्टाइल होता है वेरी लॉन्ग सिल्की फिलामेंट होता है। आपने मक्के में देखा होगा कि सिल्क की तरह लंबा लंबा स्टाइल होता है, उसी को वही सिल्की फिलामेंट है। बियर, फीमेल हेयरी क्लस्टर ऑफ विच इज नोन एज सिल्क। और वही फीमेल होता है, हेयर बाल के जैसा क्लस्टर होता है, उसी को हम सिल्क कहते हैं। फास्फोरस डिफिशिएंसी इन मेज। जब मक्के में फास्फोरस की कमी होता है तो कैरेक्टर मतलब क्या लक्षण होता है, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ उसका रुक जाता है। लीफ टिप्स एंड मार्जिन, लीफ टिप्स एंड मार्जिन पर्पलिश हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। एब नॉर्मली डार्क ग्रीन, गाढ़ा हरे कलर का हो जाता है लीफ कलर। बेसल पोर्शन ऑफ लीफ कॉल्ड सीथ। जो बेसल पोर्शन होता है लीफ का, पत्ती का, उसे हम सीथ कहते हैं। और टिप पोर्शन इज कॉल्ड ब्लेड। टिप जो पोर्शन होता है एकदम नुकीला पोर्शन पत्ती का आगे वाला, उसे हम ब्लेड कहते हैं। नहीं, टिप पोर्शन ऑफ टिप पोर्शन इज कॉल्ड ब्लेड। जो साइड का पत्ती का होता है उसे हम ब्लेड कहते हैं। टेसल इज ब्रांचेड इनफ्लोरेसेंस। टेसल होता है उसमें ब्रांच होता है, इन्फ्लोरेसेंस में ब्रांच होता है। कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल स्पाइक एंड अबाउट 10 से 50 लेटरल ब्रांचेस। उसमें हम सेंट्रल स्पाइक होता है एंड अबाउट 10 से 50 लेटरल ब्रांचेस, उस पर लेटरल ब्रांचेस 10 से 50 होता है। टेसल प्रोड्यूस 30 से 60 मिलियन पोलन पर प्लांट। टेसल से हम 30 से 60 मिलियन पोलन पर प्लांट निकलता है। रिमूवल ऑफ टेसल फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड डीटेसलिंग। जब हम प्लांट से टेसल यानी मेल पार्ट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उसे उस प्रोसेस को हम डीटेसलिंग कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, डीटेसलिंग क्या होता है, डीटेसलिंग किस क्राफ्ट से रिलेटेड है, डीटेसलिंग कैसे होता है। ईच ऑक्सिलरी बर्ड इज कवर्ड विथ अबाउट 8 से 14 मॉडिफाइड लीव्स कॉल्ड हस्क। मक्के होता है भुट्टा, मक्के या भुट्टे के ऊपर 8 से 14 मॉडिफाइड मतलब उस पर ढका रहता है, उस पत्ती को, उसे हम हस्क बोलते हैं। पॉलन रिसेप्टिव ऑर्गन आर नोन एज, पॉलन रिसेप्टिव ऑर्गन नोन एज किसे कहते हैं, सिल्क को। पॉलन रिसेप्टिव ऑर्गन आर नोन एज सिल्क। सिल्क ही पॉलन को रिसेप्ट करता है। सीड अलाइव फॉर 3 to 5 ईयर एंड एक्सटेंडेड ईयर अंडर ऑर्डिनरी स्टोरेज कंडीशन। अगर सीड को 3 से 5 साल तक अच्छे से, अगर सीड को 3 से 5 साल तक हम ग्रो कर सकते हैं, उसके ज़मीन में लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखना हो तो हम 10 साल तक रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मैनेजमेंट और अच्छे कंडीशन में रखना होगा। तब हम 10 साल तक मक्के को सीड को रख सकते हैं, और वो भी बुआई करने के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मेज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन टाइप गिवन बाय डाउसवेल 1996। मक्के का क्लासिफिकेशन दाने के आधार पर किसने दिया था, डाउसवेल 1996 में। मेज ग्रेन कलर 6 टाइप। मक्के का कलर 6 तरीके का होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। ब्लैक, स्पॉटेड, पर्पल, वाइट, रेड, ऑरेंज, येलो। ये 6 कलर है, ब्लैक, स्पॉटेड, पर्पल वाइट, रेड, ऑरेंज, येलो। ये 6 कलर आप ऐसे याद रख सकते हैं। BSP रॉय, BSP रॉय आप शॉर्ट ट्रिक में ऐसे याद रख सकते हैं मक्के का कलर। मेज सीड ट्रीटमेंट, मक्के को सीड को ट्रीटमेंट किससे कहते हैं, उसको शोधित किससे कहते हैं, थीरम से, कैप्टान से, एग्रोसान GN से। @2.5 ग्राम पर kg सीड, 2.5 ग्राम, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, थीरम ले सकते हैं, कप्तान ले सकते हैं, एग्रोसन GN ले सकते हैं, और 1 kg सीड ले सकते हैं। इस तरह से आप
जितना भी सीड होता हो उससे 2.5 का मल्टीप्लाई करके उतने ग्राम का दवा ले सकते हैं, उसमें सीड को मिला सकते हैं और उसे शोधित कर सकते हैं। थिनिंग 15 से 20 डे आफ्टर सोइंग। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग, मतलब सीड सोइंग करने के 15 से 20 दिन के बाद थिनिंग करते हैं। थिनिंग प्रोसेस क्या होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है। थिनिंग प्रोसेस किस क्रॉप से रिलेटेड है? जब मक्के को लगाते हैं कहीं पे एक साथ 2 सीडें ड्रॉप हो जाता है खेतों में, तो उस मक्के को हटाने को, एक प्लांट को हटाने को थिनिंग कहते हैं। या मक्के में मक्का बहुत पास पास लग गया तो उसके एक एक प्लांट हटाने को, जो भी प्लांट पास पास लगा उसको हटाने को थिनिंग कहते हैं। एम्ब्रियो ऑफ मेज थ्रियन, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। मेज का एम्ब्रियो जो होता है थ्रियन होता है। अखिल भारतीय मक्का सुधार परियोजना कब शुरू हुआ? 1957 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्ड कार्ड एंड मैक्सिमाइजर वैरायटी है मक्के की। मेज में पोलिनाइजर प्रोसेस कितने दिनों तक चलता है? 7 दिनों तक। पोलिनेशन प्रोसेस 7 दिनों तक चलता है। मेज हाइब्रिड मेज किस वर्ष तैयार किया गया? 1921 में तैयार किया गया। हाइब्रिड मेज भारत में कब तैयार हुआ? 1961 में, विवेकानंद यूनिवर्सिटी के द्वारा। BN 54 वैरायटी का नाम है। क्रोमोजोम नंबर 20 होता है मक्के का। मेज में तुरई की बुआई कहलाती है रिले क्रॉपिंग। कंचन वैरायटी बेलनाकार होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। मेज की बुआई मेज प्लांटर द्वारा किया जाता है। ये आपसे हम कहते हैं क्वेश्चन कि आप कमेंट करके बताइए कि मक्के की बुआई किससे करते हैं, तो मेज प्लांटर द्वारा करते हैं। सबसे अच्छा किस फसल का बनता है? मक्का का। सबसे अच्छा है, यहाँ पे हमने नहीं लिख पाया है, गलती हो गया, सॉरी। सबसे अच्छा है किस फसल का बनता है, तो वह है मक्का का। सीरियल क्रॉप में बायोडीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त फसल है। सीरियल क्रॉप में बायोडीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त क्रॉप कौन सा है, तो मक्का है। इसमें एल्कोहलिक पेय उत्पन्न किया जाता है। भारत में मक्का की खेती 15वीं सदी में प्रारंभ होने के प्रमाण मिलते हैं। पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। मक्के का मेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर मैक्सिको है। मक्के का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर मतलब निर्यातक USA। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।